दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 22वां भाग, जिसमें हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जेआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिनके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों राजनीतिक दलों की कई विचारकों ने अलग अलग और अपने ढंग से परिभाषाएं दी हैं। एक परिभाषा है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिनके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है आपके गेटेल, गार्नर, मैकाइवर या फिर एडमंड बर्ग। तो सही उत्तर है ये परिभाषा एडमंड बर्ग की है। दोस्तों एडमंड बर्ग कहते हैं कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के सिद्धांतों पर सहमत हों। अगला प्रश्न है दोस्तों समता सैनिक दल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लोहिया या फिर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। तो सही उत्तर है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना मार्च 1927 में की गई थी और इसका उद्देश्य गरीब शोषित वर्ग के लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक समानता की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक दलों के संबंध में एक विचारक है मारिस डुवर्जर। डुवर्जर के अनुसार कौन सा एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके चौगुट, कोष, शाखा या फिर प्रकोष्ठ। तो सही उत्तर है दोस्तों कोष जो होता है वो एक दल संगठन की विशेषता नहीं है। देखिए मॉरिस डुवर्जर राजनीतिक दलों के संगठन और कार्यविधि का परीक्षण अनेक भीतरी चक्रों की भूमिका प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसमें चौगुट यानी काकस, ब्रांच पार्टी, सेल पार्टी और मिलिशिया शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है एक कथन है कि यह शब्द जनमत सामान्यतया लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। ऑप्शन है आपके हेनरी मैन, लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस और जेम्स ब्राइस। तो सही उत्तर है दोस्तों ये जनमत की परिभाषा जेम्स ब्राइस की है, जिसमें वो कहते हैं कि जनमत सामान्यतया लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। जेम्स ब्राइस की पुस्तक का नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अगला प्रश्न यानी इस वीडियो का 5वां प्रश्न है दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। तो ये किसका विचार है? ऑप्शन है आपके लिकाक, गिलक्राइस्ट, RM मैकाइवर और फाइनर। तो सही उत्तर है दोस्तों दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। ये गिलक्राइस्ट का कथन है और गिलक्राइस्ट ने ये विचार अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। देखिए कथन कारण से संबंधित दो कथन है, एक कारण है। कथन है कि एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। तो ये सही नहीं है। देखिए दबाव समूह जो है ये अपने समुदाय या अपने एक वर्ग के हितों के लिए ये राजनीतिक शासन सत्ता पर दबाव डालते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य शासन सत्ता पर कब्जा जमाना नहीं होता है। कारण है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। तो सही उत्तर है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त होती है? ऑप्शन है श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ, सांस्कृतिक संघ या फिर दृष्टिकोण संघ। तो सही उत्तर है दोस्तों नियो प्लूरलिज्म जो नव बहुलवाद है उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। और एक विचारक हैं लिंडबोम, उन्होंने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि इसके दो फायदे हैं। पहला तो सरकार अच्छी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहती है और दूसरे बाजार अर्थव्यवस्था निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
अगला प्रश्न है, कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? ऑप्शन है प्रदर्शनात्मक, संस्थागत, संघात्मक या फिर असंघात्मक। तो सही उत्तर है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह जो होते हैं वो अपने हितों की सिद्धि के लिए हिंसा का भी सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। देखिए कथन है आपका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। सही है। कारण दे रहे हैं कि इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीटें प्राप्त करना आसान है, तो ये भी सही है। और दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंधित होता है, क्योंकि इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए भी कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ये मत व्यक्त किया है कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण ये सभी जनमत में अपनी भूमिका अदा करते हैं? ऑप्शन है रूसो, लावेल, मॉरिस जिन्सबर्ग या फिर फाइनर। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन लावेल का है। वो कहते हैं कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण ये जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन में अपनी भूमिका जो है अदा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय किसान यूनियन। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में दबाव समूह का उदाहरण भारतीय किसान यूनियन या BKU है, और ये एक समुदायात्मक दबाव समूह है जो कि कृषि और किसानों के हितों के लिए गठित हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी की परिभाषा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है आपके बेंथम, बर्क, मार्क्स या फिर मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों एडमंड बर्क द्वारा सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल की परिभाषा दी गई थी। बर्क की पुस्तक का नाम है थॉट्स ऑन द काज ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्काउंट्स। इसमें उन्होंने राजनीतिक दल को परिभाषित किया था और उनकी परिभाषा है कि एकताबद्ध लोगों का ऐसा संगठन जो किसी विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं, राजनीतिक दल कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पतालों को संचालित करना, समाचार पत्रों का प्रबंध करना और चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो राजनीतिक दलों का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो चुनाव लड़ना, शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ना या फिर चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है? ऑप्शन है आपके धार्मिक सिद्धांत, सामान्य हित, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत और जातियों के आधार पर। तो दोस्तों अगर जो सही उत्तर की बात की जाए तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं अकेले अकेले उनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों के निर्माण में किसी एक कारक की भूमिका नहीं होती है। कई देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दबाव समूह से संबंधित है। किसने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? मायरन वीनर, एसी फाइनर, डेविड बी ट्रूमैन या फिर वियोकी जूनियर। सही उत्तर है दोस्तों दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा SE फाइनर द्वारा दी गई है। फाइनर अज्ञात साम्राज्य कहते हैं दबाव समूहों को। वहीं एक विचारक हैं DD मैकिन। DD मैकिन ने इसको अदृश्य सरकार भी कहा है। द्विपार्टी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आपके भारत, फ्रांस, USSR या फिर USA। तो भारत, फ्रांस, USSR और USA में से USA में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है, जहाँ पर एक दल का नाम रिपब्लिक पार्टी है और दूसरे दल का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। और अमेरिका में जो सत्ता का संघर्ष है केवल इन्हीं दो दलों के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन से हैं? तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो सही उत्तर है रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक, ये अमेरिका के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है? ऑप्शन देखते हैं। एक दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, दबाव समूह भी होता है।
प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, दबाव समूह का भी अपना संगठन होता है, राजनैतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, ये सही है, और एक दल का अपना कोष होता है, ये गलत है। तो देखा जाए एक तरह से राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करने वाली जो विशेषता है वह है राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होता है और दबाव गुट में कई राजनीतिक विचारधाराओं वाले लोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह की तकनीक क्या है? धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे, अभिजन वर्ग का समर्थन और असहानुभूत रवैया। तो सही उत्तर है, दबाव समूहों की तकनीक जो होती है वो मूल्य आधारित मांगे होती हैं, और दबाव समूह जिन मांगों को सरकार के सामने रखते हैं उनके समर्थन में उनकी स्वीकारोक्ति भी आवश्यक होती है, क्योंकि जब मूल्य आधारित मांगे होंगी तो वो ज़्यादा समर्थन प्राप्त करने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, ये सही है। कारण है कि भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। तो सही उत्तर है, भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तिगता को नष्ट करती है, दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं, और दल सरकार के अंगों में एक रूपता स्थापित करते हैं। ये दल प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दल प्रणाली की विशेषता ये नहीं है कि दल सरकार के अंगों में एक रूपता स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान व्यवस्था थी? ऑप्शन है आपके भीखू पारेख, मायरन वीनर, ग्रेनविल आस्टिल या फिर रजनी कोठारी। सही उत्तर है दोस्तों, भारत में जो प्रचलित बहुदलीय प्रणाली है उसमें भारत की स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वो एक दल प्रधान व्यवस्था की संज्ञा उसको रजनी कोठारी ने दिया था, क्योंकि उस समय केवल एक ही दल जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही प्रमुख था, और इसीलिए उस समय की व्यवस्था को एक दल प्रणाली कहा गया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट मिचेल्स, लावेल, जीन ब्लांडेल और गिलबर्ट। तो सही उत्तर है, ये लावेल का कहना है कि राजनीतिक दलों के बारे में अच्छे या बुरे की सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा हवाओं और ज्वार भाटे के बारे में सोचना कि ये अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने दलीय व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? ऑप्शन है आपके लास्की, डुअर्जर, एच.एम. फाइनर और लॉर्ड ब्राइस। तो सही उत्तर है दोस्तों, मॉरिस डुअर्जर ने अपनी कृति पॉलिटिकल पार्टीज में दलीय व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, सबसे पहले दल विहीन लोकतंत्र की वकालत मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। मानवेंद्र नाथ राय एक उग्र व्यक्तिवादी थे। अगला प्रश्न है, कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है आपके किसान संगठन, यंग तुर्क, श्रमिक संगठन और राज्य कर्मचारी संघ। तो सही उत्तर है, यंग तुर्क जो है वो सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। आमंड ने दबाव समूह के 4 वर्ग बताए हैं: संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और प्रदर्शनकारी। इसमें देखा जाए किसान संगठन, श्रमिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, राज्य कर्मचारी संघ आदि आते हैं, लेकिन यंग तुर्क का वर्णन इसमें से किसी में नहीं आता है। भारत में महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्की मुस्लिम बहुमत वाला एक देश है। युवा तुर्क आंदोलन 20वीं सदी के आरंभिक दिनों में एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन देखिए, सभी दबाव समूह हित समूह हैं, सही है। सभी हित समूह दबाव समूह हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। दबाव समूह राज्य की निर्णयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ये गलत है क्योंकि ये प्रभावित भी करते हैं। हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं करते, हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो सही कथन है, सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, जो व्यक्ति पूजा को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। कहे कि व्यक्ति पूजा पतन का रास्ता है और ये अंततः तानाशाही पर जाकर खत्म होता है। अगला प्रश्न एक कथन है, राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके ब्राइस, लास्की, गार्नर या फिर मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है, ये कथन ब्राइस का है। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल सबसे ज़रूरी हैं और कोई भी स्वतंत्र देश इनके बिना नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला था? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, इंग्लैंड में, जो कि इतना प्रगतिशील देश है, उसके बावजूद वहाँ पर महिलाओं का वोट देने का अधिकार वर्ष 1928 में यानी 20वीं शताब्दी में मिला था। अगला प्रश्न है, किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? शासन, विधि निर्माण, प्रदत्त विधि निर्माण और निर्वाचन। तो एक प्रकार से देखा जाए, राजनीतिक दल प्रदत्त विधि निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि शासन, विधि निर्माण और निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय या वन पार्टी सिस्टम है? भारत, फ्रांस, चीन और अमेरिका। तो सही उत्तर है चीन। चीन में साम्यवादी पार्टी की यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार है। वही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि चीन में एक दलीय प्रणाली है। चीन ने किस व्यवस्था को स्वीकार किया है? तो एक दलीय व्यवस्था को, यानी कम्युनिस्ट पार्टी एक ही केवल दल है चीन में। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति और संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो सही उत्तर है विदेशों द्वारा मान्यता जो है, ये राजनीतिक दलों का आवश्यक संगठन नहीं है, जबकि संगठन, सामान्य सिद्धांत और संवैधानिक साधनों में विश्वास ये राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व होते हैं। दोस्तों, राजनीतिक दलों के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। राजनीतिक दल ऐच्छिक संस्था होते हैं। ये सामान्य नियमों पर सहमति होती है, इनमें शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हैं। इनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है। दल का संगठित होना अनिवार्य होता है और ये राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास और वैचारिक एकता। तो सही उत्तर है अवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दलों की विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन ये विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट मिचेल्स, ला पैलेम्बोरा, सिडनी बर्बा या एडमंड बर्क। तो सही उत्तर है रॉबर्ट मिचेल्स का कहना है कि गुटतंत्र के लौह नियम के अनुसार, चाहे वो प्रजातांत्रिक हो या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, दोनों में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रवादी होता है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? नौकरशाही, न्यायपालिका, राजनीति, प्रेस या राजनीतिक दल। तो सही उत्तर है प्रेस। प्रेस या मीडिया दोस्तों, इनको चतुर्थ स्तंभ, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं और चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सिविल सेवक यदि किसी राजनीतिक दल के सदस्य किस देश में बन सकते हैं? ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, अमेरिका। तो सही उत्तर है फ्रांस में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। भारत और अमेरिका में सिविल सेवक राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ब्रिटेन में उच्च पदीय सिविल सेवकों को छोड़कर अन्य लोग सिविल सेवा में शामिल हो सकते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध किससे है? ऑप्शन है अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों से, और अमेरिकी दलों और चुनावों से। तो सही उत्तर है अमेरिकी दलों और चुनाव से कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध है। अगला प्रश्न है, कौन एक राजनीतिक दल का अनिवार्य क्रियाकलाप नहीं है? ऑप्शन है बैठकें आयोजित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जुलूस निकालना, पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो दोस्तों, समाचार पत्र जो है निकालना राजनीतिक दल का अनिवार्य क्रियाकलाप नहीं है, जबकि कुछ राजनीतिक दल अपना समाचार पत्र भी निकालते हैं, लेकिन ये अनिवार्य क्रियाकलाप नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन है आपके पार्टी संविधान, सरकारी प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता या फिर अभियान। तो सही उत्तर है घोषणा पत्र। किसी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र जो होता है वो किसी राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, लोकमत या जनमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन सी होती है? ऑप्शन है आपके चुनाव, सार्वजनिक सभाएं, प्रेस या फिर राजनीतिक दल। तो सही उत्तर है प्रेस जो होता है ये लोकमत या जनमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। दोस्तों, लोकमत जो होता है, लोकमत के निर्माण के साधनों में मानवीय तत्व, शिक्षण संस्थाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, मंच, व्यवस्थापिका सभाएं, राजनीतिक दल हैं, जबकि चुनाव, आवेदन पत्र, स्मृति पत्र, वैधानिक आंदोलन और सत्याग्रह लोकमत अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? ऑप्शन है आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, फेबियनवाद या फिर मार्क्सवाद। तो सही उत्तर है मार्क्सवाद जो है राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है। मार्क्सवादी ऐसा इसलिए है कि मार्क्सवादी राजनीतिक दल को श्रमजीवी क्रांति का अग्रिम दस्ता मानते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अलग से नोट कर लीजिएगा। आधुनिक दल व्यवस्था या मॉडर्न पार्टी सिस्टम का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर बेल्जियम में। तो सही उत्तर है दोस्तों आधुनिक दल प्रणाली का जो उद्भव है एक प्रकार से देखा जाए तो यूएसए में हुआ है। अमेरिका में सबसे पहले फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट ग्रुप अस्तित्व में आए थे, लेकिन आधुनिक दलीय व्यवस्था की बात की जाए तो इसका उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः कैसी है? तो सही उत्तर है ब्रिटिश टोरी दल जो है अनुदारवादी है और व्हिग दल जो है उनकी विचारधारा उदारवादी होती थी। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चुनाव लड़ना, जनमत तैयार करना, सत्ता प्राप्त करना या सदस्य बनना। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जो होता है चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलिट ब्यूरो शब्द संबंधित है। ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी। तो सही उत्तर है पोलिट ब्यूरो शब्द साम्यवादी पार्टियों से संबंधित है, क्योंकि पोलिट ब्यूरो जो होता है ये साम्यवादी पार्टी में नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है और इसे पार्टी का थिंक टैंक या बौद्धिक संगठन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत सेवक समाज। तो सही उत्तर है दबाव समूह माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को। जनमत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जनमत या पब्लिक ओपिनियन जिसको लोकमत कहा जाता है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो जनमत ऐसे लोगों का मत होता है जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। जनमत में व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि सामाजिक या सामूहिक कल्याण की भावना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी दल के निर्वाचित सदस्यों में दल बदल पर किससे प्रतिबंध लगाया गया है? संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व कानून, संविधान का 42वां संशोधन और 74वां संशोधन। तो सही उत्तर है दल में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लगाया गया है।
दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दल बदल निरोधक कानून 52वां संशोधन 1985 द्वारा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, दल बदल की जो व्यवस्था है, दल बदल की व्यवस्था का वर्णन 10वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखिए, भारत के संविधान में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में और दंड तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 में। तो दोस्तों आप ये भूल मत करिएगा, मतदाताओं को पहचान पत्र का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? आप जानते हैं भारत में अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है, ऐसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है आपके, अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्रकृति और संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग। तो सही उत्तर है दोस्तों, दबाव समूहों की प्रमुख विशेषता ये है कि इनकी परोक्ष रूप से प्रशासन में भूमिका होती है। चूँकि ये चुनाव में भाग नहीं लेते, ये अपनों हितों को सिद्ध करने के लिए असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं और ये प्रशासन को परोक्ष रूप से प्रभावित भी करते हैं। साथ ही इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है आपके, मोस्का, कांट, एएफ बेंटले, सर जेम्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे राजनीतिक दलों की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? एडमंड बर्क ने। उसी प्रकार दबाव समूह का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति एएफ बेंटले था। एएफ बेंटले की पुस्तक का नाम है ए प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, एएफ बेंटले की पुस्तक है। अगला प्रश्न दबाव समूहों के बारे में है। दबाव समूह हिंसक तरीके से अपना काम करवाते हैं? सही नहीं है। दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं? सही है। क्रांति का सहारा लेते हैं? जरूरी नहीं है। इनमें से किसी विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों दबाव समूह जो हैं, इनका नाम दबाव समूह इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये समूह या समुदाय के हितों के लिए दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। दबाव समूहों की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? लॉबिंग ये विशेषता है, हित संभरण ये भी है, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना ये भी दबाव समूहों की विशेषता है, चुनाव में सहभागी होना ये विशेषता नहीं है क्योंकि चुनाव में सहभागी होना राजनीतिक दलों की विशेषता है, दबाव समूहों की नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग ये सभी दबाव समूह अपनाते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना उनके जो है साधन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना ये दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य होता है। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आप मोटा मोटा जान ले। दबाव समूहों का उद्देश्य होता है कि दबाव समूह अपने समूह या समुदाय के हितों के लिए या स्वार्थ के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इसमें व्यक्तिगत हित या स्वार्थ की भावना नहीं बल्कि समुदाय के हित की भावना होती है। अगला प्रश्न है, आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, संस्थात्मक दबाव समूह शामिल है, संवैधानिक दबाव समूह शामिल नहीं है, समुदायात्मक और असमुदायात्मक। तो सही उत्तर है, आमंड और पावेल द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसमें संवैधानिक दबाव समूहों का नाम शामिल नहीं है क्योंकि संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और प्रदर्शनकारी समूह ये 4 दबाव समूहों के प्रकार बताए हैं आमंड और पावेल ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है आपके, बहिष्कार, लाभी प्रचार, विधि अभियोग या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो सही उत्तर है, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा लॉबिंग या लाभी प्रचार की विधि प्रयोग में लाई जाती है और इसमें होता ये है कि विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करके अपने हित में कानूनों का निर्माण करवाते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसए में दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की विधि क्या है? तो आप जानते हैं, लाभी प्रचार या लॉबिंग,
अगला प्रश्न है कौन से वक्तव्य सही हैं। देखिए इसमें से देखिए दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है क्योंकि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर होता है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, सही है। और दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। तो 1, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसमें दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतवर्ष। तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सक्रियता बहुत है और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करके दबाव समूह लॉबिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। दबाव समूहों के बारे में क्या सही नहीं है। वे संगठित होते हैं, सही है। राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं, सही है। सरकार पर दबाव डालते हैं, ये भी सही है। वे चुनाव लड़ते हैं, ये सही नहीं है। तो दबाव समूह के बारे में सही नहीं है कि वो चुनाव लड़ते हैं। दबाव समूहों का स्वभाव होता है राजनीतिक दल के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में या अदृश्य सरकार के रूप में। तो सही उत्तर है दबाव समूह अदृश्य सरकार के रूप में होते हैं। दोस्तों अदृश्य सरकार किसने कहा है। डी मैकिन ने इसे अदृश्य सरकार की संज्ञा दी है और एस.सी. फाइनर ने इसे अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है किसने दबाव समूहों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो सही उत्तर है फाइनर। फाइनर दोस्तों दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है। ऑप्शन है दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। देखिए सही है। दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन है, सही है। दबाव समूह सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं, सही है। और दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि दबाव समूह संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों दबाव समूहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दबाव समूह जो हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत बनाते हैं, शासन के लिए सूचना एकत्र करते हैं, सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं, समाज और शासन में संतुलन स्थापित करते हैं, व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार साधन के रूप में काम करते हैं और कानून निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। इसलिए कभी कभी इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि या उनको विकसित करना दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन जनमत या लोकमत का साधन या अभिकरण नहीं है। ऑप्शन देखिए प्रेस, राजनीतिक दल, न्यायपालिका और रेडियो। तो सही उत्तर है न्यायपालिका जनमत का अभिकरण नहीं है, जबकि प्रेस, मीडिया, राजनीतिक दल, दबाव समूह और रेडियो ये सभी जनमत के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। दोस्तों जनमत की परिभाषा देते हुए गिन्सबर्ग कहते हैं जनमत अनेक मस्तिष्कों की अंतः प्रक्रिया से उत्पन्न सामाजिक तत्व है। किम्बल यंग का मानना है किसी एक निश्चित समय पर जनता के जो मत होते हैं उनसे जनमत बनता है। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है किस पर। राज्यों के संविधान पर, विधिक संरचना पर, सरकार की वैधता पर, सरकार के प्रकार पर। तो सही उत्तर है मैक्स वेबर का कार्य सरकार की वैधता पर केंद्रित है, क्योंकि वेबर कहते हैं कि एक व्यक्ति अन्य पर अपना प्रभुत्व 3 प्रकार से स्थापित करता है, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई प्रभुत्व और वैधानिक प्रभुत्व के द्वारा। वैधानिक प्रभुत्व का आधार कानून या विधि होता है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण नौकरशाही होती है। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण कथन है कि दबाव समूहों ने तीसरे सदन का रूप या नाम प्राप्त कर लिया है, ये किसका विचार है। ऑप्शन है आपके फाइनर, ब्राइस, डायसी और लास्की। तो सही उत्तर है ये कथन फाइनर का है कि दबाव समूहों ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत या जनमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता,
टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और राजनीति विज्ञान के लिए नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।